इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पता था ये हो रहा है, लेकिन हम बता नहीं रहे थे क्योंकि सुनने वाला रिसेप्टिव नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि पहले से अनुमान था। मैं आपको 2 सोर्सेज बता सकता हूँ। एग्जिट पोल तो इस बार जैसे हुए उनका तो कोई भरोसा ज़्यादा बचा नहीं है। इंटरेस्टिंगली उसी समय जितने सट्टा बाजार हैं उन सबका भी एक अनुमान आया था। हाँ। एक भी सट्टा बाजार ने उतनी सीटें नहीं दी जो एग्जिट पोल दे रहे थे। जितनी दी उतनी ही आई। फलौदी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है इस मामले में, और 8-10 और भी हैं। एक बड़े अखबार में उन सब का अनुमान छपा, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, रिजल्ट आने से पहले की बात है। ठीक वही अनुमान जिसमें एनडीए को वो 300 के ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। तो जब सट्टा बाजार के लोग सही अनुमान निकाल सकते हैं तो एग्जिट पोल क्यों नहीं निकाल सकते? ये तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, फिर सैंपल से फैसला कैसे करना उस पर भी डिस्प्यूट्स रहती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे हर पार्टी में दोस्त हैं। हम पॉलिटिकल बात कम करते हैं, लेकिन हाँ दोस्त हर पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के एक परिचित, दोस्त तो नहीं परिचित हैं अच्छे, उन्होंने मुझे मैसेज किया काउंटिंग से 3 दिन पहले, सीटों के नाम लिख के भेजे कि सर हम 22 सीटें निश्चित रूप से जीत रहे हैं और 15 या 16 पे हमें उम्मीद है कि जीतेंगे। सबके नाम लिख के भेजे। अच्छा, मैं बहुत भरोसा करता नहीं ऐसी बातों पर तो मैंने इतना ही कहा कि 3 दिन की बात है, सामने आ ही जाएगा। 2 दिन बाद एग्जिट पोल आ गए, वहाँ तो ख़त्म थे वो लोग। उससे फिर मैसेज है कि सर अगर इस बार ऐसा हुआ तो मेरा भरोसा उठ जाएगा लोकतंत्र से। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ये अपने वोटों को लेकर ज़्यादा उत्साहित है, गलती कर रहा है। उस दिन शाम को एग्जिट पोल वाले दिन उसने फिर से मैसेज भेजा, 32 सीटों के नाम भेजे कि सर अगर काउंटिंग में गड़बड़ नहीं होती है, ईवीएम ठीक होती है, तो ये 32 हम ज़रूर जीतेंगे और ये 14 सीटें और हैं जो जीत सकते हैं। सरप्राइजिंगली वही 46 सीटें समाजवादी पार्टी जीती वहाँ पर। मेरे पास अभी भी फ़ोन में मैसेज है 1 दिन पहले का। यानी उनको इतना भरोसा था, ज़मीन पे काम किया था उन्होंने। मैं ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि ये अनुमान बीजेपी तक नहीं पहुँचे होंगे। पार्टी का इंटरनल सिस्टम होता है, आईबी से भी अनुमान मिल ही जाते हैं जितना मैंने सुना है। हाँ। पता होगा, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि जब आपको अनुमान हो भी जाए कि सीटें कम आ रही हैं, आप कह नहीं सकते ये बात। पर ये आप पोलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये उसके बाद की बात। हाँ, लेकिन पोलिंग के दौरान भी जब वो संविधान बदल देंगे वाला मसला जब चला था, और वो खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अयोध्या से शुरू हुआ था ये मसला। हाँ, जो वहाँ के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, शायद सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान बदलेंगे। हाँ, वो भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा वो तो। और अब इस इलेक्शन के बाद प्रॉबेबली ये पहला इलेक्शन होगा जहाँ पर सोशल मीडिया ने, मतलब हमने सोचा था कि इससे पहले वाला इलेक्शन जो है 2019 का, सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2014 के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी जो है उसने काफ़ी सारे सीट्स सिर्फ सोशल मीडिया के बलबूते जीते थे, बिकॉज उस टाइम सोशल मीडिया वाज द ओनली एवेन्यू अवेलेबल फॉर मिस्टर मोदी, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया ने लिटरली मोदी जी को दरकिनार किया हुआ था। 2014 का वो था। 2019 में सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल था, लेकिन 2024 में एक अयोध्या फैज़ाबाद का वहाँ से जो बात चली वो आग की तरह फैली पूरे देश में। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज समथिंग टू बी वॉच्ड, कि इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। और वो यूट्यूबर्स भी जिन्होंने जिन्होंने वो मैसेज एम्पलीफाई किया, बहुत लोगों ने। सो इसके आप क्या देखते हैं कि ये डेंजर है कि ये इट नीड्स करेक्शन? हाउ आर पॉलिटिकल पार्टी सपोज टू डील विद इट? सोशल मीडिया तो फ्यूचर है ही किसी भी सोशल डिस्कोर्स का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। भविष्य के चुनाव तो सोशल मीडिया पे लड़े जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है ही। और मीडिया की आज़ादी का मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है
या उसके इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है तो मीडिया पे उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इस बार जो संविधान बदल देंगे वाला मतलब नारा कहें, जुमला कहें, बातचीत कहें जो चली, उससे ये मैसेज कन्वे हुआ कि रिजर्वेशन खत्म होगा। हालांकि ये बात शायद थी नहीं और बीजेपी ने बार बार कही कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर पॉलिटिक्स तो परसेप्शन पे चलती है। अगर एक आम आदमी के मन में ये परसेप्शन बैठ गया कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे लोग, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। अच्छा, संविधान कैसे बदला जाता है जनता को ना पता है ना उसको रुचि है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए ही नहीं, 355 ही काफ़ी हैं उसके लिए, तो वो तो सामान्य सी बात थी। परसेप्शन पे पॉलिटिक्स चलती है और ये परसेप्शन ठीक ठाक, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ठीक से बना परसेप्शन। कुछ और राज्यों में बना होगा लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विजिबली दिख रहा था। राजस्थान में मेरा अपना अनुमान ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी उनसे नाराजगी ज़्यादा थी, लोकल वाली। यही हरियाणा में भी था। संविधान बदल देंगे वाली फीलिंग उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से ज़्यादा रही और बिहार में नहीं थी। बिहार में दरअसल वो चीज़ें इस तरह से मिक्स थी कि आरक्षण वहाँ पे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन मतलब लोगों को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार है तो आरक्षण पे तो हमला नहीं ही होगा और यदि सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो सेंटर के फंड्स भी मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये भरोसा वहाँ पर काम कर रहा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वो भरोसा इस बार उतना काम नहीं कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा वहाँ की डेमोग्राफी को देखें तो बात समझ में आए। जैसे अयोध्या को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मंदिर बना वहाँ ऐसा, हालांकि फैजाबाद एनीवे सीट तो फैजाबाद है ना, उसमें से 5 में से एक हिस्सा अयोध्या का है, सीट तो फैजाबाद है। फैजाबाद के आसपास की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो ये मामला किसी एक सीट का है नहीं आमतौर पर, चाहे वो बस्ती की तरफ जाए या और एक दो सीटें जो वहाँ पर आसपास हैं, अम्बेडकर नगर वगैरह, वो भी बीजेपी हारी ही है। अब वहाँ का डेमोग्राफिक अगर इंडेक्स देखें, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, वहाँ ओबीसी 22% हैं, दलित 21% हैं, मुस्लिम 18% हैं, तीनों मिला के 61% हो जाते हैं, 60 के आसपास हैं। ओबीसी वोट्स समाजवादी पार्टी के हैं ही, माना जाता है कि मिलेंगे। दलित वोट मिल जाएं इसके लिए उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि नॉन रिजर्व सीट पे खड़ा करना बहुत रेयर इंसिडेंट है। अवधेश जी को खड़ा किया जो दलित वर्ग से आते हैं, उसमें पासी समाज से आते हैं और पासी पॉपुलेशन अयोध्या वाले इलाके में दलित समाज में सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम्स को बीजेपी से नफरत है, ये दुनिया जानती है। जब ये तीनों मिला के 60% वोट हो रहे हैं तो अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं। वैसे भी ये तो मीडिया में हल्ला ज़्यादा मचा हुआ है। 2014 और 2019 में अगर आप वोट्स का परसेंटेज देखें, अयोध्या में पिछले 3 इलेक्शन से 48% वोट विनिंग कैंडिडेट को मिल रहे हैं, हर बार 48% मिलते हैं। पिछले 2 इलेक्शंस में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अगर आप कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के वोट जोड़ लें, 19 में तो बीएसपी एसपी साथ थे, तब कांग्रेस और एसपी के जोड़ लें, तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह दोनों बार केवल 12-13 हज़ार वोट से जीते थे। वोट उनके थे 4-5 लाख के बीच में रहते थे, पर विनिंग जो गैप था वो 12,000 का था। इस बार क्या हुआ, बीएसपी का जो वोट बैंक है दलित, जैसे ही अवधेश प्रसाद एसपी के उम्मीदवार हुए, स्थापित आदमी है, पुराने आदमी हैं, तो दलित लोगों को लगा कि हमारा तो उम्मीदवार खड़ा ही हुआ है। इधर बीएसपी थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। 2014 में बीएसपी के लगभग 1.5 लाख वोट थे, 1,40,000 के आसपास। इस बार वो वोट 45,000 रह गए। तो मेरी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि वो 1 लाख वोट बीएसपी वाले शिफ्ट हुए एसपी की तरफ। 50,000 वोट से जीते हैं अवधेश जी। तो ये जितना लोगों ने शोर मचाया कि अयोध्या में कैसे हार गए, तो अब जब आप डेमोग्राफी देखेंगे वहाँ की तो बात समझ में आएगी। सर, आप जब आप कॉलेज में थे तो वो दौर था आरक्षण वाला जी, ठीक है। उसके बाद राम जन्मभूमि का भी उस वक्त भी आप यूनिवर्सिटी में थे। उसके बाद वो थोड़े दोनों चीज़ें थोड़ी डाउन हो गई थी और अब फिर से वो उठ गया है, चाहे अयोध्या का मसला हो, मंदिर का मसला हो या फिर आरक्षण का मसला फिर से उठ गया है। इस जनरेशन के लिए ये फर्स्ट टाइम है ये आंदोलन। वो उस जनरेशन के नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स हैं उस जनरेशन के, इनके लिए ये पहला दौर है
ये टू बी एन आंदोलनकारी फॉर आरक्षण, टू बी एन आंदोलनकारी फॉर इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इनके लिए मतलब वो इश्यूज वही हैं जो आपके और मेरे जनरेशन में जब हम कॉलेज में थे वो टाइम, और इनके लिए भी वही है। आप सिमिलर काइंड ऑफ एंग्स देखते हैं इन द सेंस ऑफ जो टेंशन्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वही इनसिक्योरिटीज़ क्या अभी भी हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनमें, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनमें, वही इनसिक्योरिटीज़ हैं? ये जो दो मामले हैं ना, दोनों थोड़े अलग अलग हैं। जैसे रिलीजन का मामला है, मंदिर का, जो भारतीय समाज है, विशेष रूप से हिंदू समाज, मेरा परसेप्शन ये है कि इस समाज में धार्मिक मुद्दे, क्योंकि वो इमोशनल मुद्दे होते हैं, इमोशन पर टिके होते हैं, इमोशन को सस्टेन करने का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे मैं गुस्सा रहना चाहूँ किसी से लंबे समय तक, नहीं रह पाऊँगा, एक दिन 2 दिन में गुस्सा ठीक ही हो जाएगा अगर नफरत नहीं है तो इमोशन जितना तेज़ होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। ये इमोशन की दुनिया का विज्ञान है। धर्म का मुद्दा जो इमोशन का है वो 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन निकाल लेगा, उसके बाद नहीं निकाल पाएगा। इसलिए 1-2 इलेक्शंस के बाद धर्म के मुद्दे डाउन हो जाते हैं, लेकिन 10-15 साल के बाद फिर से वो उठ जाते हैं। तो 1990s में जैसे ही मुद्दा उठा था, अब 2014-19 में अब तो क्योंकि मंदिर बन गया तो उसके बाद ये बहुत आसान नहीं है। अब क्योंकि मंदिर बन गया, अब मंदिर के नाम पे इलेक्शन जीतना संभव नहीं रहा है, तो कुछ और मुद्दे देखने पड़ेंगे। और मंदिर भी जनवरी में बना, इलेक्शन मई में हुआ, 4 महीने इमोशंस के डाउन होने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो धर्म का मुद्दा किसी भी, मतलब भारत जैसे देश में हर इलेक्शन में काम नहीं करता है, नहीं करता। वो अगली जनरेशन में फिर काम करेगा। शायद आप 15-20 साल बाद फिर देखें कि धर्म के मुद्दे पे इलेक्शन जीता गया। मुझे नहीं लगता कि 2029 में ये मुद्दा बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है, क्योंकि जनता भी एक समय के बाद थक जाती है कि बहुत हो गया, अब कुछ और देखते हैं। रिजर्वेशन वाला मुद्दा अलग है, क्योंकि वो मामला कास्ट और अमीरी गरीबी का मामला है, जो रियल, हाँ नौकरी मतलब उसी से जुड़ा हुआ मामला, और नौकरी से जुड़ा हुआ मामला कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। एजुकेशन भी, हाँ। और जिस देश में स्ट्रगल इतनी ज़्यादा हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो, आबादी ज़्यादा है, नौकरियाँ कम हैं, सरकारी नौकरी का चार्म इतना ज़्यादा है, स्टार्टअप की कल्चर उतनी बड़ी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर सम्मान का भाव उतना नहीं है। जो नौकरियाँ रिलेटिवली आसान हैं उनको लेकर सम्मान, जैसे टीचिंग की जॉब रिलेटिवली आसान है पर टीचर्स का सम्मान इस देश में नहीं है। इसलिए आरक्षण का मुद्दा बहुत प्रबल रहता है। जैसे पेरेंट वर्सेस पेरेंट मैं कहता हूँ कि बच्चों के तनाव का कारण है, ऐसे कास्ट वर्सेस कास्ट का मामला ज़्यादा है। जब तक रिजर्वेशन को थोड़ा सा रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक ये फाइट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि कुछ समाजों में सच में रिजर्वेशन का इतना मिसयूज़ किया गया है कि वहाँ के हज़ारों लोग सिविल सर्वेंट्स बन गए हैं। उसके साथ वाला समाज जिसको आरक्षण नहीं मिला वो एकदम पीछे रह गया, तो उसके अंदर जिद है कि मेरे भी लोग सिविल सर्वेंट बने। ये एक रेट रेस या ब्लाइंड रेस है आरक्षण लेने की, और ये बहुत आराम से सॉल्व होगी नहीं जब तक इस पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोई उपाय ना किया जाए। सर आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, 1-2 फोटोग्राफ्स भी चली हैं, टीचर्स जो हैं वो जो सरकारी स्कूल हैं, छोटे गांव की स्कूल्स हैं, वहाँ पर वो पैर रख के टेबल के ऊपर पैर रख के सो रही हैं। मैंने देखा नहीं है, सेल लेकिन फोन मैं पे सोच सकता हूँ कैसा हो सकता है। और सेल फोन पे जब उनका सस्पेंड किए गए थे, जो सेल फोन पे उन्होंने 1.5 घंटा कैंडी क्रश खेला, उसके बाद फ़ोन पे बातें की। जो छोटी स्कूल्स हैं इन द सेंस ऑफ रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर अभी भी जो पढ़ाई लिखाई होती है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर रिक्रूटमेंट नहीं होते। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट पूरा सिस्टम इतना गिर गया है कि अगर आप गाड़ी लेके चल पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो पीपल आर सेइंग दैट दिस इज़ अ ब्रोकन सिस्टम। पूरा एजुकेशन जो है, आप एग्ज़ाम पेपर लीक्स को छोड़िए, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ही जब ब्रोकन है तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्या सोच रहे हैं? वो जो बोर्ड चलते हैं ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इसका क्या कहेंगे आप कि कहाँ पर आप सोल्यूशन देखते हैं इसका? क्योंकि मैं खुद भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो आई ऑल्सो बिकम ए पार्टी टू दिस मैटर। मैं जो बिज़नेस करता हूँ वो एक अलग पक्ष है, पर मेरी फीलिंग ये है कि एक अच्छे सिस्टम में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
अगर सारे स्कूल ठीक से काम करें, कॉलेज ठीक से काम करें, तो फिर अलग से कोचिंग की ज़रूरत क्यों है? विकसित देशों में जनरली आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नज़र नहीं आएंगे, होंगे तो बहुत स्पेसिफिक किसी निश फील्ड के लिए होंगे तो होंगे। वो कोशिश करते हैं कि उसके लिए भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ही चला ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम बहुत अच्छा हमारे यहाँ हो तो डेफिनेट सी बात है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इतना क्रेज़ है वो ख़त्म होगा, और ख़त्म होना ठीक है, एकदम लाजमी है, होना ही चाहिए। और जो यूट्यूब पे या वीडियो क्लासेस होती हैं, आप भी करते हैं, आप अच्छा उसमें कभी कभी एक्सप्लेनेशन के तौर पर कोई कमेंट्स हो जाते हैं, जैसे आपका एक कमेंट आया था जब वो राम सीता वाली बात हुई थी, उसको लेके बवाल खड़ा हो गया था, तो डू यू थिंक कि ये एक पिटफॉल है, वन ऑफ द थिंग्स? पहली बात तो वो क्लास यूट्यूब की थी नहीं मेरी, वो एक रियल क्लासरूम का वाक़या है, और ये 2018 की बात है जिस समय हम ऑनलाइन ऑलमोस्ट थे ही नहीं। तो क्लासरूम के डिस्कशन में बात चल रही है कि क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी में आते हैं कि रामचरितमानस में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, पहले और बाद में क्या था, उन्होंने क्या चेंज किया। तो मैं उस समय ये बता रहा था कि जो राम जी ने सीता से कहा वो कथन पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, आगे कैसे चेंज हुआ। तो उसमें महाभारत में एक जिक्र आता है, इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत में एक जिक्र आता है जिसमें भगवान राम के मुंह से ऐसी एक बात निकली जिसका जिक्र मैंने एक किताब में पढ़ा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब है, उसमें वो लेख पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्लास में कोट किया कि उस रचना में भगवान राम सीता जी के बारे में ये कह रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब कथन है। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने जो बोली थी वो ये थी कि ध्यान रखना है, ये राम नहीं कह रहे हैं, ये कवि कह रहा है। ये कवि लोग अपने मन की बातें कैरेक्टर्स के मुंह से कहलवाते हैं। अब जिन्होंने वो क्लिप काटी, बहुत ही शैतानी भाव से काटी, वो कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, इधर का भी उधर का भी हटा दिया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो बात मैं कह रहा हूँ। तो सीधी सी बात, जब ऐसी बात आती है तो शोर मचता है, एफआईआर होती है, ये सब कुछ होता है। और क्योंकि वो मेरे लिए शायद पहला इंसिडेंट था, थोड़ा सा तनाव हुआ। हालांकि मैं पहले एक बार झेल चुका था, इसलिए उतना भी नहीं कहूँगा कि तनाव हुआ, लेकिन हाँ पहली बार में थोड़ा तनाव तो होता ही है। अब तो मैं ज़्यादा मतलब अभ्यस्त हो गया हूँ उन चीज़ों का, लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद से मैं भी और जितने भी टीचर्स हैं बहुत केयरफुल हो गए हैं। उनमें से कई लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से अब हम एक तो बच गए, और अब हम, क्योंकि अगर आप डीयू से पढ़े हों, जेएनयू से पढ़े हों, तो धर्म को लेकर ऐसी डिस्कशंस क्लासेस में होती हैं, एकेडमिक्स में आराम से होती हैं। हाँ। अब ये नया फेज जो है जिसको हम सोशियोलॉजी में सर्विलांस सोसाइटी कहते हैं, whatever you do, wherever you are under the, I mean, you are under a camera, you are being, अब ये मान के चलना होगा, मान के चलना होता है। आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, आपने फ़ोन पे जितनी ऐप्स डाउनलोड की हैं उनको सब पता है आप कहाँ हैं, कितने समय कहाँ रहे हैं, गूगल मैप्स से सब आपकी लोकेशंस भी ट्रेस हो रही हैं, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जो बात करते हैं फिर फ़ोन पे वही एड्स आने लगते हैं। हाँ। क्योंकि वो आपकी आवाज़ भी सुन रहा है फ़ोन आपका, वो पर वो एआई डेटा बेच रहा है। हाँ, एआई से वो निकाल लेते हैं कि आपने क्या बात की। पर ये तो मिस्चीवियस हो गया ना, एकदम मिस्चीवियस है, जो क्लिप कटुआस दे कहते हैं लोगों को। अब इस सोसाइटी में सबको केयरफुल रहना है, तो अब ये होता है कि जब मैं कोई क्लास लेता हूँ तो मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरे हर सेंटेंस को कहाँ से काटा जा सकता है। पर गलत है ना सर? एकदम गलत है। आपको, मैं मानता हूँ कि क्लासरूम के अंदर अगर टीचर को बहुत सोच के पढ़ाना पड़ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। हाँ, एंड दैट इज़ रियलिटी। पर यह भी है कि जब समाज में ऐसे इंसिडेंट 10-20 हो जाते हैं तो समाज भी थोड़ा सा सेचुरेशन पे आता है कि अच्छा ठीक है, ये सब क्लास की बात है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक बार ऐसा हुआ, उसके बाद से मैं भी और बाकी लोग भी केयरफुल हैं। होना भी चाहिए। हम टीचर लोग क्लास में कई बार थोड़े, ये भी होता है ना कि कोई कंट्रोल है नहीं, हम कुछ भी बोल रहे हैं। अब ये कि थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा हो गया तो एक बीच की स्थिति। ये जो वीडियो क्लासेस होती हैं इसमें, और टू लुक अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब हमारे टाइम में जो टीचर्स थे वो बहुत ही मतलब डल टीचिंग होती थी। वो आमतौर पे भी ऐसा होता है। हाँ, पर अब वो थोड़ा
ओवर एनर्जाइज्ड मुझे लगता है कभी कभी। अब मैं देखती हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ Private आई एम नॉट sector अ में स्टूडेंट, ऐसा है। हाँ प्राइवेट Private सेक्टर में थोड़ा अपीलिंग होना पड़ता है देखिए, यूनिवर्सिटी और स्कूल के इमोशनली, टीचर्स मतलब एक समय तक फील करते थे कि जो कोचिंग वाले हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। हाँ अब मामला बदल गया है। मामला इसलिए बदल गया कि वो तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही उनकी क्लास की, और हो भी रही है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हो रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये हक है कि वो अपनी क्लास रिकॉर्ड करें और यूट्यूब पे डाल दें। यदि यूट्यूब ना होता तो हमें कौन जानता, सीधी सी बात है। ये तो मीडियम का कमाल है। जी मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि प्राइवेट टेलीविज़न 1992 में ना आता तो जो बड़े बड़े टीवी स्टार्स हैं वो कहाँ होते। ट्रू। सेलुलॉइड की तकनीक ना आती तो अमिताभ बच्चन कैसे बनते। हाँ। तो तकनीक का खेल ज़्यादा है, जिसमें हम कई बार सोचते हैं कि हमने कमाल कर दिया, ये तो तुक्का लग गया, हम सही टाइम पे पैदा हो गए। वरना हाँ। तो मैं कौन सी बात पे जिक्र कर रहा था आपसे। टू बी हाँ, अट्रैक्टिव। जैसे वो टीचर्स अब हैं। हाँ मतलब अब क्या हो गया कि जैसे हमें 25 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अब ये यूट्यूब की मार्केट और एप्लीकेशन पिछले 3-4 साल का खेल है। अब इंस्टीट्यूट्स की अपनी ऐप्स हैं। हम क्योंकि ऑफलाइन में रहे हैं तो हम कितना भी बड़ा सोचेंगे तो एक क्लास में 200-300, बहुत बड़ा हो तो 400-500 बच्चे हो जाएंगे। पर यदि आप सोशल मीडिया पे अपीलिंग है, आपको मजाक करना आता है बढ़िया से, आप डांस कर करके पढ़ा सकते हैं। हाँ। बच्चे आपके दीवाने हो गए हैं और आपने कहा कि मेरा पूरा कोर्स एप्लीकेशन पे है। बड़ी बात नहीं है कि आपके कोर्स में 1 लाख बच्चे एडमिशन ले लें। 1 लाख? यस, मैं रियल फिगर्स बोल रहा हूँ, मैं अनरियल नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हाँ। दुनिया, मतलब आईएएस में तो बच्चे उतने होते ही नहीं, लेकिन जो हाँ। जैसे नीट है, हाँ। जेई है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो इसमें वो साइज हो सकता है। 1 लाख तो छोटा है, मतलब Really? इससे ज़्यादा बड़ा हो Okay. सकता है, 2, 4, 5 लाख भी हो सकता है। हाँ। एक बैच में टीचर एक ही है। हाँ। इतना ही स्टूडियो उसके पास हाँ। है, एक कैमरा सामने लगा हुआ है, उसको पढ़ाना है। हाँ। 8 लाख बच्चे उसकी एप्लीकेशन पे, या 1 लाख मान बट लेते इट्स हैं। फैसिनेटिंग आल्सो कितना कि फैसिनेटिंग मतलब है। ये भूगोल जैसे डल सब्जेक्ट को आप नहीं, अगर भूगोल डल नहीं है। भूगोल आपको जिसने पढ़ाया उसने डल बना दिया। भूगोल जी बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं तो ये मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कोई आपको ठीक से पढ़ाए। नहीं, जैसे मैथ्स है, मतलब मेरे मैथ्स को तो सुपर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉरी, किसी ने आपको ठीक से हाँ मेरे को, बताया नहीं। हाँ एक श्रीवास्तव जी थे जो हमें पढ़ाते थे। मतलब मेरे को सपने में भी वो पाइथागोरस थ्योरम रट रट के ना मैं वो बोल देती। यही दुख है कि आपको रटना पड़ा। हाँ। अगर आपको थ्योरम, क्यों थ्योरम बनती है, कैसे बनती है, और आपसे खुद बनवाते थ्योरम, हाँ। तो रटना नहीं पड़ता, फिर आपको मजा आता मैथ्स में। नहीं, मैथ्स पर तो संस्कृत टीचर्स भी तो ऐसी होती थे, 20 बार ही लिखो। संस्कृत की बात अलग है, क्योंकि वो लैंग्वेज हम समाज में बोल नहीं रहे थे। पर मैथ्स और इसलिए संस्कृत एक जैसे है ना, नहीं, जब तक आप सिस्टम्स को आप रट के आप सर संस्कृत जो है बहुत ही साइंटिफिक और मैथमेटिक लैंग्वेज है। आई नो हाँ, स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ मैं कि मैं भी देखो स्टिल वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत करना। कौन बातचीत करता था? एंड दैट इज वाई संस्कृत आपको याद करनी पड़ी, क्योंकि उसमें बात नहीं होती थी। आपने इंग्लिश का भी याद नहीं की, हिंदी का भी याद नहीं की, क्योंकि उसमें बात हो रही थी आपकी। जी। एंड लर्निंग ए लैंग्वेज इज एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स, कि आप बस बात कर लीजिए, हो गया। आप सोचिए, मैं कई बार क्लास में समझाता हूँ कि 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है सीखने के लिए, 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस खुद बना रहा होता है। तो बच्चा स्कूल जाके नहीं सीखता है, बच्चा सीखने के बाद स्कूल जाता है, तो लैंग्वेज सीख चुका है पहले ही। तो अपनी लैंग्वेज हमने कहाँ सीखी? घर में सीखी। क्या मम्मी ने कभी क्लास ली थी हमारी? कभी नहीं ली। किसी ने क्लास नहीं ली। और 2.5 साल तक आते आते हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नए सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं, क्योंकि हमने केवल सुनी अपनी आसपास भाषा और सीख ली। भाषा ऐसे सीखते हैं। अपने आसपास 5 लोग रखी संस्कृत बोलने वाले, 6 महीने बाद देखिए आप धारा प्रवाह संस्कृत बोलेंगे। ये किसी भाषा के साथ है। पर मैथ्स तो हम नहीं बोल सकते हमेशा, इसलिए मैथ्स की लर्निंग अलग चीज़ है। और मैथ्स की लर्निंग, साइंस की लर्निंग, कोई इंटरेस्ट डेवलप करे, अप्लाई करे उस चीज़ को, कैसे यूज़ करना है ज़िंदगी में, तो मज़ा आने लगता है। और मैथ्स में एक अकेली दिक्कत है कि वो जब तक आप एक लेवल नहीं समझेंगे, सेकंड पे नहीं जा सकते। ह्यूमैनिटीज़ में एक आध लेवल मिस होने के बाद भी आप मैनेज कर लेते हैं, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ सबको आसान लगता है, मैथ्स मुश्किल लगता है। लेकिन जिसको मैथ्स में मज़ा आने लगता है, फिर आप पाएंगे उसको किसी और विषय में मज़ा ही नहीं आता मैथ्स के अलावा। सो मैथ्स इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स एनलाइटनिंग एंड
जर्नलिज्म में भी कहते हैं देयर इज नो बोरिंग स्टोरी, इट्स ओनली Yes. हाउ यू टेल इट। यस, कि आप मतलब किसी भी डल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, आपको उसमें से कुछ मसाला निकालना होता है। और जैसे इसराइल की कहानी एक बार मेरे बच्चों ने कहा कि इसराइल पे सर थोड़ा समझना चाह रहे हैं, तो मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, तो मुझे लगा कि इसको मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। बेंजामिन नेतन्याहू उस समय पीएम थे, अभी भी कुछ दिन पहले थे ही, तो मैंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट से कहानी शुरू की। जब इसराइल के एक प्लेन को हाईजैक किया एक कंट्री के कुछ लोगों ने, दूसरी कंट्री में जाके कैप्चर किया, 100 से ऊपर लोग थे इसराइल के। आधी रात को इसराइल की सेना ने ऑपरेशन किया, आईडीएफ ने ऑपरेशन किया, उनका प्लेन उड़ा, उस देश के एयरपोर्ट पे उतरा, जितने लोग थे जिन्होंने अपहरण किया था उन सबको मारा, अपने लोगों को बचाया, वापस लेके आ गए। और उस पूरे ऑपरेशन में केवल एक इजरायली मरा जो उनका कमांडर था, उसका नाम था योनाथन नेतन्याहू, जिनके भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जब आप यहाँ से शुरू करते हैं तो सबका मन करता है अच्छा ऐसे हुआ, और बताओ क्या हुआ। हिस्ट्री समझाने का तरीका वो ये कि जिज्ञासा पैदा करो। हाँ। यही मैथ्स में है, जिज्ञासा पैदा करो, फिर बच्चे दीवाने होकर सुनते हैं। हाँ। हमने सुना है कि अटेंशन स्पैन 40 मिनट का होता है कॉलेजेस में, इसलिए क्लास के जो साइज़ है वो 40-45 मिनट का रखते हैं ड्यूरेशन। हम तो पढ़ाते हैं 2.5 घंटे तो नॉर्मल है हमारा, बिना ब्रेक के। सर आप जब पढ़ाते और मैं कभी कभी 8 घंटे पढ़ाता हूँ बिना ब्रेक लिए। तो ये लोग सेलफोन स्क्रोलिंग नहीं करते जब आप पढ़ाते? कम ही होता है सब, मुझे डिस्टर्बेंस कभी हुई नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं इरिटेशन नहीं होती आपको? नहीं, मैं परमिट करता हूँ क्लास में, मेरा अपना तरीका ये है। मैं क्लास में जाके बोलता हूँ मेरी क्लास में आप सोना चाहें सो जाएं, बीच में उठ के जाना हो जाइए, पानी पीना, वॉशरूम जाना आराम से जाओ, कुछ खाने का मन करे खाना खाओ, बस आसपास डिस्टर्ब कोई ना हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में ये सब कर पा रहे हैं तो मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, वरना आप ये कर ही नहीं पाएंगे। मेरी तो ये कसौटी है। तो बड़ा अमेरिकन सिस्टम है। मैं अपनी क्लास में किसी को मना नहीं करता आना जाना। पर आप इरिटेट नहीं होते? थोड़ा सा होता है कभी कभी कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं कि आप मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, मेरे को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, और मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ और आप सेलफोन पे लगे हैं। कभी कभी ऐसा होता है। आर्टिस्ट को तो लगता है। हाँ, बहुत खराब लगता है। हाँ। तो और ये तौहीन नहीं लगती कि मतलब एक कभी कभी जब ऐसा लगे कि कोई जानबूझ के कर रहा है तो लगता है कि वो इंटेंशनल है, तौहीन है। नहीं तो मैं इसको अपने ऊपर ज़्यादा लेता हूँ कि इसका मतलब मैं उतना ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ कि वो ध्यान कहीं और दे पा रहे हैं बच्चे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से उनको पटरी पे ले आता हूँ। हाँ। बिना डांटे, हंसी मजाक करके। हाँ। ये अटेंशन स्पैन अच्छा कैसे करते हैं? कि भाई उसी का मैसेज आया है। अब सारे बच्चे हंसे जोर जोर से। फिर मैं कहता हूँ देखो अगर उनका मैसेज आए तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, एन्जॉय द मोमेंट। उनको जवाब दो, बोलो क्लास लंबी चल रही है, 6 बजे मिलना बाहर। हंसी मजाक हो गया, उस बच्चे ने फ़ोन बंद कर दिया, सब हंसे, सब रिफ्रेश हो गए। हाँ। तो मैं पूछता हूँ बात हो गई तो आगे बढ़ें? हाँ। तो बोलते हाँ सर बढ़ें आगे। हाँ भाई सबकी बात हो गई, सबकी हो गई। फिर पढ़ना शुरू, अब कोई फ़ोन नहीं देखेगा। तो हंसी मजाक के माध्यम से हाँ। उन्हें लाइफ इज़ टू शॉर्ट है ना। yes. कि उसको अगर आप डांटेंगे तो वो मेरे स्वभाव में है, हाँ सहमा जाएगा, और नेचर भी नहीं है वैसी। हाँ। बट आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं आजकल उनके अटेंशन स्पैन में, क्योंकि साइंटिफिकली इट्स बीन प्रूवन कि अटेंशन स्पैन है नहीं 3 मिनट और उससे भी कम? नहीं, वो पहले करीब 2.5 मिनट का था, अब वो 45 सेकंड्स के आसपास आ गया। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तो जो रिसेंट रिपोर्ट है वही कहती है। पर ये रिपोर्ट्स को कितना माने ये भी एक सवाल है, क्योंकि मैं अपनी क्लास में कई बार देखता हूँ 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे की क्लास नॉर्मल होती है हमारी, कभी कभी 6-8 घंटे की होती है। 2.5 घंटे मैंने देखा बच्चों को आराम से पढ़ते हैं। या वही बच्चा जो 40 सेकंड का अटेंशन स्पैन लेके चल रहा है, जब वो कोई वेब सीरीज़ देख रहा होता है या अच्छी फिल्म देखते, तब ये सब थियरीज कहाँ चली जाती हैं। भाई कोई अच्छी वेब सीरीज़ आती है, जैसे मुझे देखनी है, मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे की, तो मैं एक बार में देखता हूँ। हाँ। जैसे किसी फ्लाइट में हूँ, बिंज वॉचिंग जो कहते हैं, बिंज वॉचिंग कर ली। हाँ। क्योंकि फ्लाइट में 8 घंटे 10 घंटे बैठा हूँ तो क्या करूँ, तो मैं कुछ वेब सीरीज या फिल्म डाउनलोड करके ले जाता हूँ। मतलब उनके रहमो करम पे नहीं रहता कि कौन सी फिल्म दिखाएंगे, तो मैं अपने हिसाब से फिल्म लेके चला जाता हूँ। हाँ।
तो देखते हैं 3-3 फिल्में एक दिन में, और तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता. हाँ. So if someone says the attention span has reduced, इसका मतलब ये भी है कि कंटेंट में उतना दम नहीं है कि आप उनको बांध सकें. इम्प्रूव द कंटेंट. Yes. इम्पोर्टेंट. सर मैं अपने दूसरे सेक्शन में जाना चाहूँगी. ये है अबाउट स्नैप रिएक्शन. योर थॉट्स खान सर, व्हाट इज योर स्नैप रिएक्शन? He is a great teacher. हाँ. हमारा कोई मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक बार व्हाट्सएप पे हमारी बात 1-2 बार हुई है. हाँ. He is a nice human being. ओके. नेक्स्ट अलख पांडे. अलख is a good friend. हमारी 2-4 बार बात हुई है, कुछ दिन पहले भी हुई है. हाँ. और जितना मैं जानता हूँ बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, दिल के साफ और मेहनती, और मुझे भरोसा है कि बहुत आगे बढ़ेंगे. और वो इन स्पाइट ऑफ सक्सेस वो अपना इनोसेंस थोड़ा Yes, मेंटेन yes. करने की कोशिश करते हैं कि इनोसेंट हैं, ग्राउंडेड हैं, और हाँ. मतलब मेरी जितनी बार बात हुई है, मुझे कभी लगा नहीं कि सफलता से उनको ज़रा भी फ़र्क पड़ा है. पड़ना भी नहीं चाहिए. इलॉन मस्क. ये एक ऐसा आदमी है जिसको लेके मैं बहुत परेशान रहता हूँ. इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव आदमी इस दुनिया में कहीं है, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी और बेहतर होती, विनम्र होते तो ज़्यादा अच्छा रहता. जीनियस और मैडनेस के बीच में हाँ. वो अक्खड़ ज़्यादा है, लेकिन इतना क्रिएटिव इनोवेटिव आदमी इस समय दुनिया में कोई नहीं है. अग्री. ये तो मेरा विक्रांत छोटा मैच. भाई है. ये तो मेरा छोटा भाई है. और विक्रांत अब तो काफ़ी सफल हो गया. हमने जब काम किया शुरू, तो उस समय वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस कह सकते था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना ग्राउंडेड है अब, बड़ा स्टार होने के बाद भी. मतलब मेरा पॉडकास्ट में आ चुके हैं. इसमें इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं. अच्छा है? विक्रांत. हाँ जी. विक्रांत, अच्छा, हाँ. मैंने इंटरव्यू किया था उन्हें, एंड जब वो पॉडकास्ट में आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग ऑन द पॉडकास्ट. इसे ऐसे कपड़े पहन के जा रहे बिकॉज ही इज दैट सिंपल. यस यस. वो नहीं सोचते हैं कि ये फोटोग्राफ में भी आप देखें तो ही इज नॉट, वो स्टार क्वालिटीज नहीं है उनमें. वो अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखते हैं. ग्राउंडेड है भी. और मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूँ, पेरेंट्स को भी, वाइफ को भी, सबको जानता हूँ. और सबसे अच्छी बात यह कि अब भी जब वो मिलता है, मतलब उसको ये पता है कि मेरा सपना फिल्म बनाने का है कभी ना कभी, तो हर बार बोलता है, मुझे पैर छूता है बल्कि, फिर बोलता है कि जब आप फिल्म बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना ऑडिशन के लिए. और मैं बोलता हूँ कि यार तुम बड़े स्टार हो, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा. फिर वो नाराज़ हो जाता है कि सर आपकी फिल्म मेरी फिल्म, आप भूलना मत मुझे बस. तो मजाक की बात है, लेकिन उसने ज़मीन को छोड़ा नहीं है. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बड़े होने के बाद भी ज़मीन पे रहें. और वो बात आपकी निकल आई कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, बातों बातों में आ गई कि आप फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं. मतलब पुराना सपना था. अभी मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा हूँ, वैसे स्क्रिप्ट राइटिंग पे. हाँ. तो अभी एक फिल्म पे, अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन 1-2 महीने में सामने आएंगी चीज़ें. चलिए. रणबीर कपूर. रणबीर इज़ ए वेरी गुड एक्टर, वेरी स्मार्ट. हालांकि एनिमल फिल्म इन्होंने क्यों की मुझे नहीं पता. मैं उस फिल्म को लेके थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन मतलब ऐसे लोग जो अपनी पुरानी जनरेशन को और आगे बढ़ाएं, उनमें रणबीर हैं. मतलब उनके फादर भी अच्छे एक्टर थे, मदर भी थी. ये उनसे भी आगे निकल गए हैं. उनसे भी आगे निकल गए क्योंकि वैरायटी ऑफ रोल्स जो Variety. उन्होंने किया. फिल्म इंडस्ट्री में मेरी कई लोगों से बात होती है, तो सब इस बात पे सहमत हैं कि इनके पास रेंज काफ़ी ज़्यादा है. एंड ही डज जस्टिस टू एवरी रोल. एंड ही इज ब्रोकन दैट थिंग कि नेपो किड जो है वो नेपोटिज्म के कारण ही आगे बढ़ते हैं. नहीं, मेरे ख्याल से नेपो किड को 1 या 2 चांस मिल जाते हैं इस वजह से कि वो नेपो किड है. उसके बाद तो साबित करना ही पड़ता है. हाँ. एंड ही इज मूव बियॉन्ड दैट. यस. ओके. योगी आदित्यनाथ. योगी जी मतलब बढ़िया रहता है. और कई मामलों में उनकी जो रिजिडनेस कहूँ या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहूँ, बहुत काम भी आती है. मैं उत्तर प्रदेश, मतलब इसको लेके मैं डाउट में रहता हूँ कि हम बुलडोज़र के मामले पे, एनकाउंटर के मामले पे क्या कहें. पर एक चीज़ मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, वहाँ हमारे 2 सेंटर्स हैं. तो जो लड़कियाँ हैं, जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि कैसा है यहाँ का सिस्टम, तो 1-2 बार कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर अब हमें शाम के बाद
बाहर निकलने में डर नहीं लगता। अब मैं वहाँ रहता नहीं तो मुझे बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम इलाहाबाद गए आज से करीब 5 साल पहले, हमें बताया गया कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग आएंगे यहाँ पर बम फेंक देंगे, इंस्टीट्यूट का छोटा सा बम, पेट्रोल बम फेंक देंगे। उसके करीब 2 साल पहले योगी जी सीएम बने, तो हम मेंटली तैयार थे कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल हो गए, आज तक एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास। हमें पुलिस से बातें नहीं करनी पड़ी कभी। तो कानून व्यवस्था के मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बम फेंकेंगे? कंपटीशन फीस कम करने के लिए, या जो छात्र नेता हैं उनकी पावर बनी रहे, वो जिसको बोलें फ्री में पढ़ाएं, तो जो ना माने उसे बम फेंक देंगे। इस तरह के इंसिडेंट सुनने से कि होते हैं, हुआ नहीं। तो मैंने पूछा कि हमारे साथ नहीं हुआ या अब नहीं होता है, तो पता लगा कि अब नहीं होता है। तो ये तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में मेरा अपना परसेप्शन है कि चीज़ें काफ़ी दुरुस्त हुई हैं। डेवलपमेंट में, एविएशन में, सड़कों में, एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन बाकी कुछ मामलों में ऑब्जेक्शंस होने ही चाहिए, मुझे भी हैं। वो करेक्शंस 2024 के इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि करेक्शंस आपने करने हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि जनता ने उसी बारे में बताया, किस बारे में बताया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक बहुत बड़े नेता को थोड़ा सा लिबरल होना बेहतर होता है। हालांकि वो उनका स्वभाव अलग है, क्योंकि उनका बड़ा नेता होना ही उसी स्वभाव पर टिका हुआ है, वो उनकी यूएसपी है। तो मेरा सुझाव तो उनके लिए बहुत अनुकूल शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़िए, मेरा भाव आप समझ गए कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अखिलेश यादव, अखिलेश को मौका मिला क्योंकि उनके पिताजी सीएम रहे, बड़े पॉलिटिशियन रहे, लेकिन मैंने देखा है कि इस बीच में उनकी मैच्योरिटी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। और मेरा अनुमान है कि कभी ना कभी सीएम तो बनेंगे यूपी के, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम भी करेंगे। ओके। राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है। अभी क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं, इतने ही योगी आदित्यनाथ हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे। यस, है ना? मोदी जी तो मोदी जी हैं। मैं जनरली ये फील करता हूँ कि एक तो उनकी एनर्जी का लेवल कमाल का है। 75 की उम्र में, 74 की उम्र में इतनी एनर्जी, हम तो 50 में उतनी एनर्जी में नहीं रहते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लेके जो ओपननेस है, जो कि आमतौर पर इस उम्र में कम दिखती है लोगों में। ऐसा मानते हैं कि अब 70-75 साल का पीएम होगा तो टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा हेजिस्टेंट होगा। ये नहीं है, युवाओं से ज़्यादा बेहतर उस पर समझ रखते हैं। फिर दुनिया भर के नेताओं से जिस ईज़ के साथ बात करते हैं, जो बार्गेनिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं वो शानदार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है। मैं सब बातें फैक्ट्स के बेस पे कह रहा हूँ। आप जिस पे बात करेंगे फैक्ट्स मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ ये सब चीज़ें जी, मैं फैक्चुअल बेसिस पे कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें कहनी हो तो आर्टिकल 370 जैसे बड़े फैसले हर पीएम नहीं कर सकता, इन्होंने किए हैं। उसके लिए बहुत दम चाहिए। जब 2014 से लेकिन अगर मेरा कोई मिल रहा, मैं आज तक मिला नहीं उनसे। मैं तो किसी से भी नहीं मिला हूँ, जितने चेहरा पे देखा है आज तक नहीं मिला हूँ। सच में? हाँ, मैं सच में नहीं मिला हूँ। अच्छा। मैं किसी से, मतलब आज से 2 साल पहले तो मुझे शिकायत थी कि मैंने किसी को देखा भी नहीं है।
तो 2 साल पहले मैं बॉम्बे में एक कॉन्क्लेव में गया, तो वहाँ मुझे सामने दिख गए, नितिन गडकरी की स्पीच हुई, अश्विनी वैष्णव थे, अरविंद केजरीवाल थे, जो महाराष्ट्र के सीएम अभी हैं वो भी थे, पंजाब के सीएम आए हुए थे, तो मैंने देख लिया कम से कम सामने से कि और उसके 4-5 महीने बाद दिल्ली में कॉन्क्लेव था, उस दिन मुझे मोदी जी सामने दिख गए। तो मैंने देखा है मोदी जी को और कुछ नेताओं को, लेकिन मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं आज तक नहीं मिला हूँ। आपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में कहा मोदी जी जी। का, जो विश्व के जो नेता हैं उनसे जब बात करते हैं, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब वो 2014 में आए थे तो मोदी जी के बारे में कहा जाता था ही डजंट नो फॉरेन पॉलिसी। हाँ। वो गुजरात में रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में ही वाज नॉट एन एमपी, तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो जानते नहीं है। प्लस वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बहुत मान्यता दी जाती है, प्रधानमंत्री अगर जो भी है, इफ़ यू सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी एक सामान्य परिवार के हैं, लेकिन हार्वर्ड बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, पीएचडी डॉक्टरेट हैं, तो मोदी जी में वो स्किल्स थे ही नहीं जब वो 2014 में आए। अभी भी जब वो बैठते हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ, इंटरप्रेटर साथ होता है, वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन वो सोफिस्टिकेशन ऑफ थॉट ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में। आप क्या समझते हैं कि वॉज दैट अ नेगेटिव जब वो प्रधानमंत्री बने? हिंदी मीडियम या हिंदी स्पीकिंग स्किल्स से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, वो कहाँ तक इज़ अ बैरियर? मुझे नहीं लगता कि बैरियर है। मैं तो भाषा को लेके वैसे भी बहुत मुखर रहने वाला इंसान हूँ। इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, हमारे पीएम को दूसरों की भाषा जाननी पड़ेगी, ऐसा क्यों हम मान के चलते हैं? और दुनिया केवल इंग्लिश तो बोलती नहीं है। हम फ्रांस जाएंगे तो फ्रांस का राष्ट्रपति शायद चाहे कि हम फ्रेंच बोलें, हम क्यों फ्रेंच बोलेंगे जब ये काम इंटरप्रेटर्स कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की असली भूमिका है कि देश के लोग उसको समझते हों और देश के लोगों की बातों को वो आगे लेके जा सकता हो। तो मैं तो इस बात से खुश रहता हूँ कि हमारे पीएम हिंदी और गुजराती जानते हैं। अंग्रेजी जानते तो और अच्छा होता है, लेकिन नहीं जानते तो उससे क्या दिक्कत है? अंग्रेजी नहीं जानने से आज तक ऐसी क्या कमी आ गई उनके काम में? और फॉरेन पॉलिसी नहीं जानते तो ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर 70 मिनिस्ट्रीज कैसे जानेगा? कई मिनिस्ट्रीज नहीं जानते। मनमोहन जी बहुत पढ़े लिखे थे फाइनेंस की दुनिया में, पर कल्चर पे शायद ना पता हो उनको। ऐसी कई चीज़ें होंगी, स्पोर्ट्स पे नहीं पता होगा, तो उसके लिए और मंत्री हैं और सेक्रेटरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी उनको बताने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आईएफएस सर्विस में इतने ऑफिसर्स हैं, वो किस लिए हैं? तो पीएम को अंग्रेजी नहीं आती है, ये निरर्थक बात है, मीनिंगलेस बात है। और यूपीएससी में जब जाते हैं तो हिंदी मीडियम वो एक बैरियर होता है कि आप सही लहजे में इंग्लिश नहीं बोलते ये हैं। दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो पीएम सबसे परिचय नहीं, पर आपका परिचय है, मैंने सुना है। कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनसे ज़रूर कहिएगा ये बात। यूपीएससी इंटेंशनली करती है नहीं मुझे नहीं पता, पर यूपीएससी में एक ग्लास सीलिंग जिसको हम बोलते हैं वो साफ साफ नज़र आती है हिंदी और बाकी भाषाओं के साथ। मैं फिर फैक्ट्स की बात करता हूँ। अभी जो रिज़ल्ट यूपीएससी का आया, 112 बच्चों को 200+ मार्क्स मिले इंटरव्यू में इस बार। मैं पूरा नंबर एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। उनमें से हिंदी में इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे आपको अंदाजा है? एक। हाँ? 1। 112 बच्चों को 200+ इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, उनमें से हिंदी मीडियम का एक बच्चा है। बाकी इंग्लिश की रीजनल? इंग्लिश। पिछले साल 34 को मिले थे, उनमें से भी हिंदी का एक बच्चा था। उसके पीछे 8 साल में हिंदी मीडियम के एक भी बच्चे को 200 नंबर नहीं मिले। ये तो फैक्ट्स हैं। आईएएस मेंस देने वाले 10,000 बच्चे होते हैं, 15,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। 94% बच्चे इंग्लिश मीडियम से मेंस देते हैं, 5% हिंदी से, बाकी सब भाषाएं मिला के 1%। तो आप फिल्ट्रेशन उसी लेवल पे हो गया है। और जो नहीं हुआ इंटरव्यू में हो जाता है। मार्किंग पैटर्न्स में मेंस में इतना अंतर है, एकदम सीधे सीधे। आप कोई 10 मिनट मेरे साथ बैठ के फैक्ट्स देख ले, उसको मानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब वो इंटेंशनली हो रहा है कि अपने आप हो रहा है, मुझे नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि हम
एक लेवल का सोफिस्टिकेशन हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग अच्छे नज़र नहीं आते, अपने आप दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे कि कोई कहे कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर जब पत्नी ढूंढने का विज्ञापन दे तो कहे कि गोरी और स्लिम चाहिए, तो आप रेसिस्ट तो नहीं है, पर पत्नी गोरी ही चाहिए आपको। तो उसको गोरेपन और सुंदर में अंतर समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि रेसिज्म सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया है। इंग्लिश को लेके जो मोहब्बत है यूपीएससी के मेंबर्स के सबकॉन्शियस के लेवल पे है। मुझे जो लगता है कि इंटरव्यू में हिंदी, तमिल, मलयालम बोलने वाले बच्चे उनको उतने अच्छे लगते ही नहीं होंगे कि ये किसी काम के हैं। और ये तब हो रहा है जबकि देश का पीएम अंग्रेजी नहीं बोलता है। मुझे कभी कभी चिंता होती है कि अगर मोदी जी के रहते हुए ये हाल है, बाकी टाइम पे क्या हाल होगा। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है उसका कॉम्पोजिशन नहीं कोई तय करता कि वो ऐसे बहुत होना रैंडम तरीके से होता है। कम से कम उसमें लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी तो इशू नहीं है उनके लिए, किसी भी तरह का ऐसा मामला नहीं है। विमेन का देख लीजिए, पार्टिसिपेशन कितना कम है यूपीएससी में, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। भाई एससी, एसटी, ओबीसी में तो रिजर्वेशन है, तो आप कुछ भी करेंगे तो उतने लोग आ ही जाएंगे। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, विमेन का नहीं है, तो देखिए पार्टिसिपेशन कितना है। लैंग्वेज पे नहीं है तो देखिए पार्टिसिपेशन। 2002 में आज तक का हाईएस्ट रिजल्ट हिंदी मीडियम का था। 18% फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम के बच्चे थे, आज तक का हाईएस्ट है। आउट ऑफ 100 सिविल सर्वेंट्स 18 वर फ्रॉम हिंदी मीडियम। उस वक्त क्या हुआ था, क्या कई फैक्टर्स हैं, वो लंबी कहानी है। अभी ये नंबर कितना है, 2 से 2.5% के बीच में, तब 18% था। पर बढ़ना चाहिए था। और ये डीओपीटी की रिपोर्ट बता रही है। डीओपीटी की रिपोर्ट ने खुद एक रिपोर्ट बनाई थी 2011-12 में कि 2002 में 18% थे, 2011 में 8% रह गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं कभी। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट में क्या करता है, हर साल मेंस देने वालों में मीडियम बताता है, इंटरव्यू देने वालों में मीडियम बताता है, फाइनल सिलेक्शन में मीडियम बताता ही नहीं जानबूझ के, किसी रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बात सामने आ जाएगी। बहुत ही सफाई से, महीन तरीके से सारी भाषाओं का कत्ल करने का काम यूपीएससी करती है, इतनी सफाई से, क्योंकि वो सब इलीट्स हैं, उनके सारे दोस्त इलीट्स हैं, उनके बच्चों को आईएएस बनना है, तो उनके बच्चे तो तभी आईएएस बनेंगे जब इलीट्स का इलीट से कंपटीशन हो, बाकियों से ना हो। या वरना एक आईएएस को, एक आईपीएस को, जिसको पूरा जिला संभालना है, उसको भाई आप तमिलनाडु भेजते हैं, तमिल सिखाते हैं। वही मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ। आप एक ऐसी भाषा के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं जो उसके जीवन में ज़्यादा काम ही नहीं आने वाली है। स्पेशली आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ। फॉरेन सर्विस में तो ठीक है, उसका एग्जाम अलग कर दीजिए, और नहीं तो उसमें भी आप सिखाते हैं, लैटिन सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, सीखते हैं बच्चे। और भाषा किसी को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, इसकी सिंपल सी वजह है कि बचपन में उसको ऐसा परिवेश नहीं मिला। इतनी तो बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 साल का बच्चा अपनी भाषा बोलता ही है, इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो बुद्धिमान थोड़ा ना हो जाता उससे, अपनी भाषा सब बोलते हैं। दुनिया के अकेले देश शायद हम हैं जो अपनी भाषा के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। और दुख की बात है कि ये उस पीएम के समय में हो रहा है जो हर समय कहता है कि भाषा का सम्मान करने की ज़रूरत है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में कहता है कि जो मातृभाषा उसमें पढ़ना चाहिए। मातृभाषाओं में जब करियर होगा ही नहीं तो मातृभाषा कोई क्यों पढ़ेगा। मैं अंग्रेजी माध्यम से हूँ एंड आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश फॉर मे बी 3 hours, बट दैट डजंट मेक द प्रॉब्लम स्मॉल। देश का आम आदमी, भाषा, हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 69% है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भारत में 10% है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज मिला के बता रहा हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश बोलने वाले केवल 3 लाख लोग हैं देश में, और हिंदी बोलने वाले 52 करोड़ लोग हैं। उसके बाद यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में 1000 में से हिंदी मीडियम के होते हैं 20 से 40, 20 थे। पिछले 2 साल में हमने बहुत ताकत लगाई तो 54 और 42 तक आए हैं। 1000 में 20, 2%। और इंग्लिश मीडियम से कम 960-70, 97% सिलेक्शंस। बट इज इट पॉसिबल कि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हाँ वो ठीक है, हर स्टेट से आते। हाँ। तो मैं तो हिंदी की बात ही नहीं कर रहा,
तमिल, बांग्ला सब मिला के बताता हूँ आपको। तो वो शायद नॉन हिंदी नंबर्स में आ गए वो, क्योंकि वो नहीं। मैं तो इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस का मिला के 1000 में से 25-30 सीटें होती हैं। अब 50 मान लीजिए मैक्सिमम, 5%। एंड ओनली इंग्लिश मीडियम 95% है। बट आप कह रहे थे कि यूपीएससी में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बट ऑब्वियसली सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, जो सिलेबस है वो रहेगा, एग्जाम में चीटिंग नहीं होगी और एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा, वो सब होगा। लेकिन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लेवल पर इस तरह से बनाया गया है कि वो ग्लास सीलिंग रहे, कि दीवार नज़र नहीं आएगी। जैसे कार के अंदर कोई मच्छर होता है, शीशा लगे, उसको नज़र नहीं आ रहा, बार बार जा रहा, निकल नहीं पा रहा उससे। जैसे विमेन के लिए कहते हैं ग्लास सीलिंग है। हाँ। कोई रोक नहीं रहा पर आप आगे बढ़ नहीं सकते। अमेरिका में जो अश्वेत हैं, कोई रोक तो नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं पाते। लोकसभा में महिलाएं क्यों नहीं आ पाती, कोई नहीं रोक रहा। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर द सेंसस इज डन, उसके बाद होगा। वो अपने आप में एक अलग कहानी है। वहां पे अटक गए फिर ना।